हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी एंड पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की। इससे पहले हम लोग सीडीपी के 2 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही ईवीएस के प्रैक्टिस सेट और हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम यूपी टेट जुलाई 2026 और सीटेट सितंबर 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना है, वीडियो के एंड में, कि आपका स्कोर कितना रहा है। इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट थर्ड में हम लोग 30 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? अकॉर्डिंग टू पियाजे, विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन सी संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जीन पियाजे के अनुसार जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित किए गई संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की प्रथम अवस्था कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन सी संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित की गई संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की प्रथम अवस्था है। इसे 0 से 2 वर्ष तक रखा है, इस अवस्था को 0 से 2 वर्ष तक। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह दूसरी अवस्था है। इसे 2 से 7 वर्ष के 2 से 7 वर्ष इस अवस्था का काल रखा है। और तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसे 7 से 11 वर्ष तक के बीच में रखा है। और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इससे यह 11 वर्ष से अधिक 11 वर्ष से अधिक। जीन पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने। पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जीन पियाजे से संबंधित डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप लोग जीन पियाजे से संबंधित डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षक ने देखा कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी समूह में कार्य करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ विद्यार्थी अकेले कार्य करना पसंद करते हैं। शिक्षक को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ए टीचर ऑब्जर्व्ड दैट सम स्टूडेंट्स प्रिफर वर्किंग इन ग्रुप्स while other prefer working individually. What should the teacher do? ऑप्शन ए है सभी विद्यार्थियों को समूह में कार्य करने के लिए बाध्य करें। फोर्स ऑल स्टूडेंट टू वर्क इन ग्रुप्स। ऑप्शन बी केवल व्यक्तिगत कार्य दें। गिव ओनली इंडिविजुअल टास्क। ऑप्शन सी है बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए दोनों प्रकार के अवसर प्रदान करें। प्रोवाइड बोथ अपॉर्चुनिटीज कंसीडरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ऑप्शन डी है केवल तेज विद्यार्थियों को समूह कार्य दें। गिव ग्रुप वर्क ओनली टू हाई अचीवर्स। सही विकल्प का चयन कीजिए। एक शिक्षक ने देखा कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी समूह में कार्य करना पसंद करते हैं। मान लो किसी कक्षा में कुल 10 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 5 विद्यार्थी अकेले कार्य करना पसंद करते हैं और 5 विद्यार्थी हैं जो ग्रुप में कार्य करना पसंद करते हैं। ग्रुप में कार्य करना पसंद करते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए सभी विद्यार्थियों को समूह में कार्य करने के लिए बाध्य करें। यह गलत है। अध्यापक सभी विद्यार्थियों को या किसी भी विद्यार्थी को कोई जबरन कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ऑप्शन बी है केवल व्यक्तिगत कार्य दें। यह भी गलत है। बच्चों को व्यक्तिगत कार्य, यदि कोई किसी सब्जेक्ट में कोई विद्यार्थी कमजोर है तो उसे व्यक्तिगत कार्य दें, अन्यथा सभी ग्रुप में समूह में बालकों को शिक्षण प्रदान करें। ऑप्शन सी है बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए दोनों प्रकार के अवसर प्रदान करें। सही आंसर है ऑप्शन सी। सभी बच्चों को कक्षा में उपस्थित सभी बच्चों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए सब एक कक्षा में सभी विद्यार्थी एक जैसे प्रतिभाशाली या मूर्ख
बालक नहीं हो सकते। कुछ विद्यार्थी मूर्ख होंगे, कुछ प्रभावशाली होंगे और कुछ औसत बुद्धि के होंगे। इसीलिए बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को देखते हुए दोनों प्रकार के अवसर प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन डी, केवल तेज विद्यार्थियों को समूह कार्य दें, यह भी गलत है। सही आंसर है ऑप्शन सी, सबसे उपयुक्त आंसर। व्यक्तिगत भिन्नताओं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सभी बच्चे सीखने की शैली, रुचि, गति और सामाजिक व्यवहार में भिन्न होते हैं। प्रभावी शिक्षक एक ही पद्धति सभी पर लागू नहीं करता। नेक्स्ट है, सीखने में पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट की अवधारणा किसने दी थी? हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट? ऑप्शन ए प्याजे, बी स्किनर, सी ब्रूनर या ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। सही आंसर है ऑप्शन बी स्किनर। सीखने में पुनर्बलन की अवधारणा स्किनर के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। स्किनर के अनुसार पुरस्कार स्किनर के अनुसार पुरस्कार और प्रतिक्रिया पुरस्कार और प्रतिक्रिया सीखने को सीखने को मजबूत बनाते हैं। सीखने को मजबूत बनाते हैं। स्किनर के अनुसार पुरस्कार और प्रतिक्रिया सीखने को मजबूत बनाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। ब्रूनर की बात करें, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया। ये आपको याद रखना है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये दोनों ही अलग अलग व्यक्तियों ने प्रतिपादित किए। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत यह जेरोम एन ब्रूनर के द्वारा दिया गया। यह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जेरोम ब्रूनर ब्रूनर के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है, कक्षा में एक बच्चा लगातार गलतियां कर रहा है। निर्माणवादी कंस्ट्रक्टिविस्ट शिक्षक का सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या होगा? ए चाइल्ड इज रिपीटेडली मेकिंग मिस्टेक्स, व्हाट शुड अ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर डू? ऑप्शन ए बार बार दंड दें, गिव रिपीटेड पनिशमेंट। ऑप्शन बी गलती को सीखने का अवसर माने और मार्गदर्शन दें, थ्रेट एरर्स आज एज अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग। ऑप्शन सी बच्चे को अनदेखा करें, इग्नोर द चाइल्ड। ऑप्शन डी केवल सही उत्तर बताएं, प्रोवाइड ओनली करेक्ट आंसर। कक्षा में कोई बच्चा है जो बार बार गलतियां कर रहा है और निर्माणवादी शिक्षक का सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या होना चाहिए बच्चे के प्रति? बच्चा यदि गलतियां कर रहा है तो उसके प्रति प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त क्या होना चाहिए? बार बार दंड दें? नहीं। गलती को सीखने का अवसर माने और मार्गदर्शन दें? यह सही हो सकता है। बच्चे को अनदेखा करें? यह भी नहीं करना है शिक्षक को। केवल सही उत्तर बताएं? यह भी गलत है। सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गलती को सीखने का अवसर माने और मार्गदर्शन दें। बच्चे जब मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते हैं, तभी वह उपयुक्त तरीके से सीख सकते हैं किसी अधिगम को। निर्माणवादी दृष्टिकोण के अनुसार त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का सामान्य भाग हैं। शिक्षक का कार्य केवल उत्तर देना नहीं, बल्कि सोच को विकसित करना है। बालक की सोच को विकसित करना है। बालक कहाँ गलतियां कर रहा है, उसे बताना, क्यों कि वह क्यों और किस प्रकार गलती कर रहा है, और उसके गलती का उपचार करें, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करें बालक को। नेक्स्ट है, अधिगम का स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? ऑप्शन ए भूल जाना, फॉरगेटिंग। ऑप्शन बी एक परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना, अप्लाइंग लर्निंग इन अनदर सिचुएशन। ऑप्शन सी रटना, मेमोराइजेशन। या ऑप्शन डी परीक्षा देना, गिविंग एग्जाम।
अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण भूल जाना नहीं है, बल्कि किसी एक परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ना ही यह रटना है, मेमोराइजेशन, और ना ही परीक्षा देना। सही आंसर ऑप्शन बी, अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट है, एक बच्चा केवल पुरस्कार मिलने पर ही पढ़ता है। धीरे धीरे शिक्षक चाहता है कि बच्चा स्वयं प्रेरित होकर पढ़े और पढ़े। इसमें कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त होगा? A child studies only when rewarded. The teacher wants to gradually develop self-motivation. Which approach is best? Option A, पुरस्कार बढ़ा देना, increase rewards. Option B, दंड देना, punish. Option C, बाह्य प्रेरणा से आंतरिक प्रेरणा की ओर ले जाना, shift from extrinsic to intrinsic motivation. Option D, प्रतियोगिता बढ़ाना, increase competition. बच्चा जब बच्चा केवल पुरस्कार मिलने पर ही पढ़ता है। पुरस्कार मिलना यह वह प्रेरणा का उदाहरण है। धीरे धीरे शिक्षक चाहता है कि बच्चा स्वयं प्रेरित होकर पढ़े। इसमें कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह प्रेरणा। जैसे कि पुरस्कार यह वह प्रेरणा है। वह प्रेरणा से आंतरिक प्रेरणा की ओर ले जाना, जिसमें बच्चा स्वयं प्रेरित होकर पढ़ाई करने लगे, पढ़ने लगे। सही आंसर ऑप्शन सी। शुरुआत में बाहरी प्रेरणा उपयोगी हो सकती है, लेकिन दीर्घकालिक सीखने के लिए जिज्ञासा, रुचि और आत्मनिर्भरता विकसित करना आवश्यक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बालक केंद्रित शिक्षण का उदाहरण है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग? ऑप्शन ए, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। बी है रटकर सीखना, रोड लर्निंग। सी है गतिविधि आधारित शिक्षण, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। या ऑप्शन डी, केवल गृह कार्य देना, गिविंग ओनली होमवर्क। बाल केंद्रित शिक्षण का उदाहरण है गतिविधि आधारित शिक्षण, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। बाल केंद्रित शिक्षा को छात्र सक्रिय बाल केंद्रित शिक्षा में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बालक सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और अनुभव से सीखते हैं गतिविधि आधारित शिक्षण में। नेक्स्ट है, एक शिक्षक ने कक्षा में वास्तविक जीवन की समस्याएं देकर बच्चों से समाधान खोजने को कहा। यह किस शिक्षण दृष्टिकोण का उदाहरण है? अ टीचर प्रेजेंट्स रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड आस्क्स स्टूडेंट्स टू फाइंड सॉल्यूशन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। बी, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। सी, रटने की विधि, रोट मेथड। या ऑप्शन डी, मौखिक परीक्षण, ओरल टेस्टिंग। एक शिक्षक ने कक्षा में वास्तविक जीवन की समस्याएं देकर बच्चों से समाधान खोजने को कहा। समाधान खोजने को अर्थात समस्या समाधान विधि। किसी समस्या का समाधान खोजना यह समस्या समाधान विधि का उदाहरण है। सही आंसर ऑप्शन बी। ना कि व्याख्यान विधि का, ना ही रटने की विधि का, और ना ही मौखिक परीक्षण का। समस्या समाधान आधारित शिक्षण आलोचनात्मक चिंतन, विश्लेषण और निर्णय क्षमता विकसित करने करता है। समस्या समाधान आधारित आलोचना आलोचनात्मक चिंतन, विश्लेषण और निर्णय क्षमता विकसित करता है। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि आईक्यू ज्ञात करने का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर आईक्यू? ऑप्शन ए, मानसिक आयु इंटी इंटू वास्तविक आयु। ऑप्शन बी है मानसिक आयु में भाग वास्तविक आयु गुणा 100। ऑप्शन सी है वास्तविक आयु में भाग मानसिक आयु। या ऑप्शन डी, वास्तविक आयु गुणा 100।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानसिक आयु डिवाइड या अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। सही आंसर ऑप्शन बी। सर्वप्रथम 1912 में 1912 में विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि की अवधारणा दी थी 1912 में। इन्होंने मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु की अवधारणा दी थी विलियम स्टर्न ने 1912 में। और इसमें लुई टर्मन ने 1916 में मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 इस सूत्र का प्रतिपादन किया था। मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100 का प्रतिपादन किया था लुई टर्मन ने 1916 में। इसमें संशोधन किया था। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? ऑप्शन ए सभी को समान शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल टुगेदर। ऑप्शन बी अलग विद्यालय, सेपरेट स्कूल्स। ऑप्शन सी प्रतिभाशाली शिक्षा, गिफ्टेड एजुकेशन। या ऑप्शन डी विशेष परीक्षा, स्पेशल असेसमेंट। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य सिद्धांत है सभी बच्चों को समान अवसर देना। सही आंसर है ऑप्शन ई, सभी को समान अवसर देना है, एजुकेशन फॉर ऑल टुगेदर। नेक्स्ट है सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किस दृष्टिकोण से संबंधित है? लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर बिलोंग्स टू विच अप्रोच? ऑप्शन ए व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। ऑप्शन बी निर्माणवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। ऑप्शन सी मानववाद, ह्यूमनिज्म। या ऑप्शन डी संज्ञानवाद, कोग्निटिविज्म। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, यह व्यवहारवादी सिद्धांत में अधिगम को व्यवहार परिवर्तन माना गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक द्वारा दी गई अस्थायी सहायता जो धीरे धीरे कम कर दी जाती है क्या कहलाती है? अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की टेम्परेरी सपोर्ट ग्रेजुअली रिमूव्ड बाय द टीचर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट, बी स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन सी अनुकरण इमिटेशन। या ऑप्शन डी परिपक्वता मैच्योरेशन। वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक द्वारा दी गई अस्थायी सहायता जो धीरे धीरे कम कर दी जाती है इसे स्कैफोल्डिंग कहा है वाइगोत्स्की ने। स्कैफोल्डिंग में शिक्षक प्रारंभिक सहायता देता है और धीरे धीरे छात्र को स्वतंत्र बनाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस का अर्थ है। इंडिविजुअल डिफरेंस मीन सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों में योग्यता और सीखने में अंतर होता है। व्यक्तिगत भिन्नता प्रत्येक बच्चे में सीखने की भिन्न योग्यता और सीखने में अंतर होता है। प्रत्येक बच्चे में हर बच्चे की क्षमता, रुचि और सीखने की गति भिन्न होती है। प्रत्येक बच्चे में क्षमता, रुचि और सीखने की गति भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? पुरस्कार, यह बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। अंक, यह भी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। जिज्ञासा, यह आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। दंड देना, यह भी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। सही आंसर ऑप्शन सी, जिज्ञासा है आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है।
नेक्स्ट है कक्षा में प्रश्न पूछने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ क्वेश्चनिंग इन द क्लासरूम? सही आंसर है ऑप्शन सी, सोच और समझ विकसित करना। प्रश्न पूछने से आलोचनात्मक चिंतन और समझ विकसित होती है बालक की। नेक्स्ट है एक शिक्षक सभी बच्चों को एक समान गति से पढ़ाता है जबकि कई बच्चे पीछे रह जाते हैं। ये किस सिद्धांत की अपेक्षा उपेक्षा दर्शाता है? ए टीचर टीचर्स ऑल स्टूडेंट्स एट द सेम पेस दो मेनी आर लेफ्ट बिहाइंड, दिस इग्नोर्स। ऑप्शन ए व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस, बी अनुशासन डिसिप्लिन, सी मूल्यांकन असेसमेंट या डी अभ्यास प्रैक्टिस। एक शिक्षक सभी बच्चों को एक समान गति से पढ़ाता है जबकि कई बच्चे पीछे रह जाते हैं। यह व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, क्योंकि सभी बच्चे एक समान गति से नहीं सीख सकते हैं। उनमें व्यक्तिगत भिन्नता होती है, उनमें अलग रुचि होती है, सीखने की गति अलग होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए व्यक्तिगत भिन्नता। हर बच्चे की सीखने की गति अलग होती है, समान गति सभी पर लागू करना प्रभावी शिक्षण नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है कक्षा में मूल्यांकन का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द बेस्ट पर्पज ऑफ क्लासरूम असेसमेंट? ऑप्शन ए बच्चों की तुलना करना, कंपेयर स्टूडेंट्स, बी केवल अंक देना, गिव मार्क्स ओनली, सी सीखने में सुधार करना, इंप्रूव लर्निंग या ऑप्शन डी दंड देना पनिश। कक्षा में मूल्यांकन का सर्वोत्तम उद्देश्य। आधुनिक मूल्यांकन का उद्देश्य केवल परिणाम नहीं बल्कि सीखने को बेहतर बनाना है। सही आंसर ऑप्शन सी सीखने में सुधार करना, इंप्रूव लर्निंग। नेक्स्ट है एक बच्चा गणित में कमजोर है लेकिन चित्रकला में उत्कृष्ट है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए चाइल्ड इज वीक इन मैथमेटिक्स बट एक्सीलेंट इन आर्ट, व्हाट शुड द टीचर डू? ऑप्शन ए केवल गणित पर ध्यान दें, फोकस ओनली ऑन मैथमेटिक्स, बी बच्चे को कमजोर घोषित कर दें, लेवल द चाइल्ड वीक, ऑप्शन सी उसकी क्षमता पहचान कर विविध अवसर दें, रिकॉग्नाइज स्ट्रेंथ्स एंड प्रोवाइड वेराइड वेराइड अपॉर्चुनिटीज या ऑप्शन डी कला गतिविधियां बंद कर दें, स्टॉप स्टॉप आर एक्टिविटीज स्टॉप आर्ट एक्टिविटीज। सही आंसर है ऑप्शन सी, उसकी बच्चे की क्षमता को पहचान कर विविध अवसर प्रदान करनी चाहिए। यह बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बच्चे की क्षमता अलग होती है। यदि कोई बच्चा गणित में कमजोर है लेकिन चित्रकला में उत्कृष्ट है तो उस बालक को उसकी क्षमता पहचान कर उसे विविध अवसर प्रदान करने चाहिए चित्रकला के क्षेत्र में। नेक्स्ट है यदि कोई बच्चा नई जानकारी को अपने पुराने ज्ञान से जोड़कर समझता है तो यह किस प्रक्रिया का उदाहरण है? इफ अ चाइल्ड अंडरस्टैंड्स न्यू इंफॉर्मेशन बाय कनेक्टिंग इट टू प्रायर नॉलेज, इट इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन ए आत्मसातीकरण एसिमिलेशन, बी दंड पनिशमेंट, सी पुनर्वलन रीइंफोर्समेंट या ऑप्शन डी विस्मरण फॉरगेटिंग। जीन पियाजे ने बताया कि यदि कोई बच्चा अपनी नई जानकारी नई जानकारी को अपने पुराने ज्ञान से जोड़कर समझता है तो यह आत्मसातीकरण एसिमिलेशन कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन। पियाजे के अनुसार नई जानकारी को पुरानी मानसिक संरचना में जोड़ना एसिमिलेशन आत्मसातीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर सबसे प्रभावी शिक्षक कौन माना जाता है? हु इज द कंसिडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव टीचर एट द प्राइमरी लेवल? ऑप्शन ए जो अधिक बोलता हो, हु टॉक्स द मोस्ट, ऑप्शन बी जो केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ाए, हु ओनली टीचेज द टेक्स्ट बुक्स, ऑप्शन सी जो सीखने का अनुकूल वातावरण बनाए, हु क्रिएट्स अ सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट या ऑप्शन डी जो अधिक गृह कार्य दे, हु गिव्स मोर होमवर्क। प्राथमिक स्तर पर अर्थात 1 से 5 तक की कक्षा में 1 से 5 तक की कक्षा में सबसे प्रभावी शिक्षक कौन माना जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी जो सीखने का अनुकूल वातावरण बनाए, हु क्रिएट्स अ सपोर्टिव
लर्निंग एनवायरनमेंट। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का कार्य ज्ञान देना ही नहीं, बल्कि सुरक्षित, सक्रिय और सहभागितापूर्ण वातावरण बनाना है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक कक्षा में ऐसे प्रश्न पूछता है जिनके कई संभावित उत्तर हो सकते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ए टीचर आस्क्स क्वेश्चंस इन क्लास दैट मे हैव मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्स? ऑप्शन ए, रटने की क्षमता बढ़ाना, इंक्रीज रूट लर्निंग। बी, अभिसारी चिंतन विकसित करना, डेवलप कन्वर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन सी, अभिसारी चिंतन विकसित करना, डेवलप डाइवर्जेंट थिंकिंग। या ऑप्शन डी, अनुशासन बनाए रखना, मेंटेन डिसिप्लिन। एक शिक्षक यदि कक्षा में ऐसे प्रश्न पूछता है जिनके कई संभावित उत्तर हो सकते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य है अभिसारी चिंतन विकसित करना। ऑप्शन सी, अभिसारी चिंतन विकसित करना, डेवलपमेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग। अभिसारी चिंतन से अर्थ है कि जो कई प्रकार से किसी भी गतिविधि में, किसी भी परिस्थिति में कई एक प्रश्न के कई अलग अलग प्रकार से उत्तर ढूंढ सके, ऐसे चिंतन को अभिसारी चिंतन कहा जाता है। ऐसे प्रश्न बच्चों को नए विचार उत्पन्न करने, रचनात्मकता और आलोचनात्मक चिंतन की ओर प्रेरित करते हैं। एक ही उत्तर के बजाय कई संभावनाएं खोजी जाती हैं। ऐसे चिंतन को अपसारी चिंतन कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक बच्चा अपने शिक्षक की सहायता से कठिन प्रश्न हल कर लेता है, लेकिन अकेले नहीं कर पाता। वाइगोत्स्की के अनुसार यह किसका उदाहरण है? A child can solve difficult questions with teacher support but not independently, according to Vygotsky. This is an example of option A, परिपक्वता maturation, B, निकटस्थ विकास क्षेत्र zone of proximal development, C, बुद्धि लब्धि intelligence quotient, या ऑप्शन डी, पुनर्वलन reinforcement। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में कहा था, यदि कोई बच्चा वह किसी अपने अपने किसी शिक्षक या अपने गार्जियन माता पिता की सहायता से किसी कार्य को करने में जो वह खुद कर सकता है और जो उसके बड़ों के द्वारा की गई सहायता, उसके बीच के अंतर को जेडपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहा है वाइगोत्स्की ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो कार्य बच्चा सहायता से कर सकता है लेकिन अकेले नहीं कर सकता, वही जेडपीडी कहलाता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, एक शिक्षक परीक्षा के दौरान केवल अंतिम उत्तर नहीं बल्कि समाधान की प्रक्रिया को भी अंक देता है। ये किस प्रकार का मूल्यांकन है? ए टीचर गिव्स मार्क्स नॉट ओनली फॉर द फाइनल आंसर बट आल्सो फॉर द प्रोसेस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए, योगात्मक मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट, बी, सतत मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट, सी, मौखिक परीक्षण ओरल टेस्ट, या ऑप्शन डी, मानकीकृत परीक्षण स्टैंडर्डाइज टेस्ट। सही आंसर है ऑप्शन बी, सतत मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी विज्ञान में उत्कृष्ट है लेकिन भाषा में कमजोर है। गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार इसका क्या अर्थ है? ए स्टूडेंट एक्सेल्स इन साइंस व्हाट इज वीक इन लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू गार्डनर दिस मीन्स। हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। सही आंसर ऑप्शन सी, बच्चे की बुद्धियां अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षक बच्चों को परियोजना प्रोजेक्ट से आधारित गतिविधि देता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? परियोजना पर आधारित गतिविधि कराने का मुख्य उद्देश्य रटना नहीं है। सक्रिय अधिगम विकसित करना, डेवलपमेंट एक्टिव लर्निंग। ऑप्शन सी, परीक्षा की तैयारी, यह भी सत्य है। ऑप्शन डी, गृह कार्य देना, असाइन होमवर्क, यह भी गलत है। सही आंसर ऑप्शन बी, गतिविधि आधारित परियोजना आधारित गतिविधि कराने का मुख्य उद्देश्य सक्रिय अधिगम विकसित करना है, डेवलपमेंट एक्टिव लर्निंग।
नेक्स्ट है, किसी बालक को बार बार असफलता मिलने पर उसका प्रयास कम हो जाता है, यह किससे संबंधित है? रिपीटेड फेलर रिड्यूसेस चाइल्ड्स एफर्ट्स, दिस इज रिलेटेड टू। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रेरणा, मोटिवेशन से संबंधित है। नेक्स्ट है, समावेशी कक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होगा? व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टीचर बिहेवियर इज एन इंक्लूसिव क्लासरूम? सभी बच्चों को समान तरीके से पढ़ाना, यह समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। केवल तेज बच्चों पर ध्यान देना, यह भी असत्य है। विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना, यह ऑप्शन डी, कमजोर बच्चों को अलग पढ़ाना। सही आंसर ऑप्शन सी, विविध आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कराना। यह समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कक्षा में सभी प्रकार के बालकों को समान रूप से शिक्षण प्राप्त कराना और उन्हें गतिविधि के आधार पर शिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट है, सीखना अनुभव के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, यह कथन किससे जुड़ा हुआ है? लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस टू रिलेट्स टू। सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, बिहेवियरिस्ट व्यू। नेक्स्ट है, एक शिक्षक बच्चों को वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करके पढ़ाता है, यह किस सिद्धांत में सबसे अधिक संबंधित है? A teacher uses real objects for teaching. This is most closely related to। सही आंसर है ऑप्शन ए, मूर्त अनुभव से सीखना, लर्निंग थ्रू कंक्रीट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है, एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या मानी जाती है? Who is considered the most important quality of an effective teacher? एक प्रभावी शिक्षक की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? कठोर अनुशासन, असत्य, विषय ज्ञान और बालकों की समझ, ऑप्शन सी अधिक गृहकार, या ऑप्शन डी केवल परीक्षा परिणाम। सही आंसर हो जाएगा सबसे उपयुक्त ऑप्शन बी, अपने विषय ज्ञान और बालकों की समझ होनी चाहिए। ऐसे शिक्षक को प्रभावी शिक्षक कहा जाता है। कंटेंट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन। एक प्रभावी शिक्षक विषय का ज्ञान रखने के साथ साथ बच्चों की सीखने की प्रक्रिया, रुचि और विकास को भी समझता है।